तो नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इटली के एकीकरण में काउर का योगदान, काउर का क्या योगदान रहा इसमें, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है इसका जन्म हुआ 1810 में। इसके बाद ये सेना में भर्ती हो गया, लेकिन उदारवादी विचारों का सेना से त्यागपत्र दे दिया तथा 1841 से 46 तक इसने जमींदारी का काम किया। इसके बाद इसने 1847 में रिसार्जिमेंटो नामक एक समाचार पत्र का संपादन किया तथा इसके बाद 1848 में यह बन गया संसद का सदस्य तथा 1850 में यह बन गया वित्त तथा उद्योग मंत्री, जिसने इसने गृह नीति है जो उद्योग है उसमें बहुत सारे आर्थिक सुधार के काम किए थे, उद्योग मंत्री बन गया तथा 1852 में यह बन गया सार्डिनिया का प्रधानमंत्री। अब ये देखेंगे कि सबसे पहले इसने कि जो एकीकरण में क्या प्रयास किए, इटली की आर्थिक स्थिति, जो राजनीतिक स्थिति उसमें सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसकी गृह नीति, काउर की गृह नीति। उसने क्या क्या ऐसे काम किए जिसके कारण इटली का एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त और सुदृढ़ हुआ। गृह नीति में इसने क्या आर्थिक सुधार किए, सेना को संगठित किया, जो उसकी सीमाएं थी उनका दुर्गीकरण किया, नौसेना पर भी ध्यान दिया तथा इटली की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इसने जो चर्च थे, जो चर्च के अधीन भूमि थी उस पर जो टैक्स लगा दिए, इसने उनके चर्च के विशेषाधिकारों को कम किया, क्योंकि इसको पता था जो चर्च है वो इटली के मार्ग में जो एकीकरण है, जो कैथोलिक चर्च है वो सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि उसको जो यूरोपीय था उनकी सहानुभूति प्राप्त थी इस कारण। दूसरा, बिना लड़ाई के इटली का एकीकरण संभव नहीं था, इसलिए 90,000 की सशक्त सेना खड़ी की। उसने किसानों की तरफ भी ध्यान दिया, सहकारी समितियों की स्थापना की, बैंकों की स्थापना की तथा कृषकों की सिंचाई वगैरह सुविधा पर उसने ध्यान दिया तथा आवश्यक कदम उठाए। और दूसरा, उसने मुक्त व्यापार व्यवस्था की तथा व्यापार के साथ साथ उसने जो यातायात साधन है उनमें भी काफ़ी सुधार किया। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्या क्या सुधार किए। इसमें नंबर 1 है मुक्त व्यापार व्यवस्था। मुक्त व्यापार व्यवस्था। दूसरा है यातायात साधनों का विकास। नंबर 3 है बैंकों की स्थापना। नंबर 4 है कृषि सुधार की इसने, सहकारी समितियों की स्थापना की। और नंबर 5 है 90,000 की सेना खड़ी की, तो नौसेना पर भी ध्यान दिया और दुर्गीकरण किया। इटली की सीमा थी उसका दुर्गीकरण किया। नेक्स्ट है इसने और क्या किया, चर्च के विशेषाधिकारों को कम किया। चर्च के विशेषाधिकारों को कम किया और इसकी जो चर्च की जमीन थी उस पर कर लगाया, क्योंकि इटली की आर्थिक स्थिति को सुधारना बहुत ही जरूरी थी, आर्थिक रूप से मजबूत करना बहुत ही जरूरी थी। ये थी गृह नीति। इसका प्रभाव भी पड़ा है, क्योंकि आर्थिक रूप से जब सशक्त कोई राष्ट्र होगा तो बाकी चीज़ों में भी वो सशक्त होगा। अभी हम चर्चा करेंगे इसकी विदेश नीति पे। विदेश नीति में इसमें और जो मेजिनी था उसमें हमको एक कंट्रोवर्सी नज़र आएगी। मेजिनी चाहता था कि जो इटली का स्वतंत्रता संग्राम है वो केवल इटली वासियों के द्वारा चला जाए, लेकिन काउर का ये मानना था कि जो इटली का स्वतंत्रता संग्राम है उसमें यदि सफलता हासिल करना है तो किसी यूरोपीय शक्ति की सहायता लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। काउर की नंबर 2 है विदेश नीति।
और क्या है, तो सार्डिनिया पीडमॉन्ट थे, उसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था। दूसरा नंबर है कि वो ऑस्ट्रेलिया को इटली से मुक्त करना चाहता था। और नंबर 3 है किसी यूरोपीय, जो ऑस्ट्रिया को बाहर करना है इटली से, किसी यूरोपीय शक्ति का समर्थन अति ज़रूरी है। ये 3 मुद्दे थे उसके। अभी हम एक एक पे चर्चा करेंगे क्या क्या मुद्दे थे। सार्डिनिया पीडमॉन्ट, सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन। नंबर 2, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर करना। नंबर 3 है इसके लिए यूरोपीय शक्ति का सहायता प्राप्त करना। उससे हमने देखा जो ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी नीति थी, उसने जो 1821 की जो क्रांति उसको भी दबा दिया, 1830 की क्रांति उसको भी दबा दिया, तो 1848 में जो विद्रोह है उनको भी दबा दिया। बाकी हर जगह में उन्होंने जो इटली की जो प्रयास था एकीकरण की तरफ या स्वतंत्रता की तरफ, हर एक प्रयास को उन्होंने दबा दिया। तो ये थी इसकी विदेश नीति। आगे हम चर्चा करेंगे आगे क्या हुआ। आगे है नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ? ये तुर्की और रशिया के बीच में हुआ था। और इसमें क्या है, यूरोपियन 2 शक्तियाँ थी, एक था फ्रांस और एक था इंग्लैंड। उन्होंने क्या, टर्की की सहायता की इस युद्ध में। और जो काबूल था वो ये चाहता था कि एक ऐसा अवसर मिले जिससे यूरोपीय जो शक्तियाँ उनकी सहानुभूति प्राप्त की जाए तथा उनका समर्थन प्राप्त किया जाए। उसने क्या किया, इस युद्ध में 18,000 सैनिक भेजे, किसकी? तुर्की की सहायता और फ्रांस और इंग्लैंड की युद्ध में सहायता करने के लिए। इसका ये कोई ज़्यादा बड़ा योगदान नहीं किया जा सकता। इसका ये योगदान करने के लिए काबुल के जो उदारवादी नेता थे उन्होंने विरोध भी किया, क्योंकि इस इलाके में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनके कोई हित नहीं थे। फिर भी उन्होंने यूरोपीय शक्तियाँ थी उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसा काम किया, जिससे क्या है कि ये युद्ध की समाप्ति हुई। ये क्या काम किया 1854 में, तथा 1856 में जब युद्ध की समाप्ति में पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। पेरिस सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें क्या है, काबुल को भी आमंत्रित किया गया तथा काबुल को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ से वो जो इटली की जो दयनीय स्थिति है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया को जिम्मेदार ठहराया तथा उसकी जो दयनीय स्थिति की पिक्चर यूरोप के सामने लाया गया। तो इससे क्या हुआ कि इटली का जो एक क्वेश्चन था वो पूरे यूरोप का क्वेश्चन बन गया, किस प्रकार ऑस्ट्रिया अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों से इटली का दमन करते जा रहा है। तो इस प्रकार ये भी कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। इस आधार पर भी पुराने जो एग्जाम है उन्होंने बहुत क्वेश्चन आए हुए, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे इस पर कि क्या असली में हुआ था। इस प्रकार क्रीमिया का युद्ध ये होता 1853 में तुर्की और रशिया के बीच। और इसमें क्या है 1854 में जो काबुल है, काबुल ने 18,000 की सैनिक सहायता इसको भेजी। जो फ्रांस है और जो इंग्लैंड थे उसने तुर्की की सहायता की थी। किसकी थी? तुर्की की सहायता की थी। तो इसमें क्या है, तो 1856 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ इसमें क्या है, काबुल को आमंत्रित किया
जहाँ पे क्या है, कावूर ने जो इटली की दयनीय स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी इटली का, दयनीय स्थिति का चित्र पेश किया तथा इसका जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार कौन था? ऑस्ट्रिया। तो इस प्रकार ये इटली की एक नैतिक जीत थी, क्योंकि वो यही चाहता था कि उनका सहानुभूति प्राप्त किया जाए। किसका? यूरोपियन महाशक्तियाँ थी। तो ये था क्रीमिया का युद्ध। इस प्रकार 56 में पेरिस सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया, जिसमें अगला हम चर्चा करेंगे कि जैसे इनके जो संबंध है वो सुधरे फ्रांस और किसके? इटली के जो सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था, जो इटली की तरफ से प्रतिनिधि था, उसके बीच इसी बीच एक आर्सेनी कांड हो जाता है। आर्सेनी कांड में क्या है, जो मेजिनी था उसका एक शिष्य था जो गणतंत्रवादी विचारों से प्रेरित था। उसने नेपोलियन जो थर्ड था, नेपोलियन थर्ड, उसकी हत्या करने का प्रयास किया। ये जो उनके मित्रतापूर्ण व्यवहार था उसमें खटास पैदा कर दिया, जिसके कारण जो नेपोलियन के इच्छानुसार कावूर ने जो समाचार पत्र थे उन पर बैन कर दिया तथा उसकी जो एक घटना थी उसने जो कंडमनेशन किया था उसका। तो इस प्रकार एक आर्सेनी कांड हुआ था 1858 में। सेम कहाँ इस हत्याकांड का प्रयास किया गया था? 1800 में नेपोलियन प्रथम के साथ, नेपोलियन बोनापार्ट था, और सेम इसके साथ हुआ नेपोलियन थर्ड के। इसके कारण उसने समाचार पत्रों पे बैन कर दिया। तथा इस घटना की निंदा की, लेकिन आर्सी ने क्या, जब जेल में रहते हुए नेपोलियन को एक पत्र भेजा और उसमें प्रार्थना की कि इटली को स्वतंत्र करा दो। तो इस प्रार्थना का नेपोलियन पे जो सहानुभूति मिली इस पत्र के थ्रू इटली के प्रति, वो भी एक अद्वितीय घटना थी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कोलंबियस समझौता। यहाँ से एक्चुअल में जो इटली का एकीकरण है वो वास्तविक रूप से शुरू हो जाता है। इसको हम एक वीडियो में अलग से देखेंगे। अभी ओनली कावूर का क्या योगदान रहा है उसमें देखते हैं। कोलंबियस समझौता, कोलंबियस समझौता, इसे एक बार मोटा मोटा समझा देता हूँ। कोलंबियस समझौता में क्या है, जो नेपोलियन था वो सार्डिनिया की सीमा के नज़दीक उधर छुट्टियाँ बिताने आया था एक कोलंबियस नामक स्थान पर। तो कावूर क्या है, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी आमंत्रण के वहाँ पे नेपोलियन से मिलने के लिए चला गया, क्योंकि वो सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था, उसका समर्थन प्राप्त करना चाहता था पूर्ण रूप से, ताकि इटली का एकीकरण किया जाए। इसमें 3-4 निर्णय लिए गए। इसमें क्या है, जब भी सार्डिनिया और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध होगा उसमें फ्रांस 2 लाख की सैनिक सहायता देगा, 2 लाख की सैनिक सहायता प्रदान करेगा। नंबर 2 है, जो सार्डिनिया है वो नीच तथा सेवाएं का प्रदेश फ्रांस को देगा, और इस युद्ध के कारण है लोम्बार्डी और वेनेशिया ये दिया जाएगा इटली को। नंबर 4 था जो अम्बिका और टस्कनी है उस पर आधिपत्य होगा जेरोम बोनापार्ट, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय का चचेरा भाई था। नंबर 5, इसकी शादी होगी जो सार्डिनिया का इमैनुअल था, इमैनुअल विक्टर की पुत्री से। और नेक्स्ट है 5 और 6 नंबर कि बाकी जितने भी जो नेपाल से है,
तथा सिसिली है, उन पे वही जो फ्रांस से संबंधित बुर्बन वंश का शासन था वो यथास्थिति पूर्व रहेंगे। तो एक बार फिर से देखिए इसमें क्या हुआ कि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच जब भी युद्ध होगा तो फ्रांस उसको 2 लाख की सैनिक सहायता किसको देगा? सार्डिनिया को। नीच तथा सेवा का प्रदेश फ्रांस को दिया जाएगा। लोम्बार्डी वेनेशिया इटली को दिया जाएगा, जिससे जो उत्तर में आल्प्स पर्वत था तथा जो उसकी एड्रियाटिक जो सी था वहाँ तक आल्प्स से लेके एड्रियाटिक सी तक इसकी सीमा हो जाएगी इटली की, तथा आम्ब्रिक तथा टस्कनी के रूप में एक नया राज्य बनाया जाएगा जिसका शासक होगा जेरोम बोनापार्ट। तथा 5 नंबर है इमैनुएल वेक्टर की जो पुत्री है उसका विवाह है, जिसे क्या जाएगा? जेरोम बोनापार्ट, जो कि नेपोलियन तृतीय का चचेरा भाई था। और नेक्स्ट है नेपल्स तथा सिसिली पे बुर्बन वंश का शासन यथापूर्व बना रहेगा। ये नेपोलियन ने समझौता क्यों किया? इसके 3-4 कारण हैं। नंबर 1 है ऑस्ट्रिया ने 1815 में जो नेपोलियन प्रथम की हार के बाद जो एक प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई फ्रांस के खिलाफ, इटली के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, तो वो उसका बदला लेना चाहता था और अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको नेपोलियन जो प्रथम था, जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसकी स्थिति के बराबर करना चाहता था। तो ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा, नेपोलियन कार्बोनेरी दल का सदस्य था, जिसका 1810 में जो कोयला खदानों के मजदूरों ने स्थापना की थी, उसका वो सदस्य भी रह चुका था। इस प्रकार नेक्स्ट है सार्डिनिया तथा ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध। सार्डिनिया ऑस्ट्रिया युद्ध। अब क्या था? ये था कि नेपोलियन ने 2 लाख सैनिक देने की सहायता कर दी। तो इसमें क्या है कि जो काबूल था उसने वापस आकर सैनिक तैयारियां चालू कर दी और ऐसे ऐसे काम करने लग गया कि ऑस्ट्रेलिया उस पर युद्ध करने के लिए भड़के। उसने पत्रकारिता से तीखे व्यंग्य किए गए ऑस्ट्रिया पे, जिसके कारण आज ऑस्ट्रिया में दंगे शुरू हो गए तथा ऑस्ट्रिया युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया को धमकी दी कि जो सैन्यकरण किया गया है, जो युद्ध की तैयारी की है, उसको वो विघटन कर दे। लेकिन कोई भी यूरोपीय शक्ति, फ्रांस नहीं चाहता था, इंग्लैंड नहीं चाहता था कि यहाँ पे युद्ध हो। इस प्रकार उन्होंने युद्ध को जैसे तैसे करके शांत करवाया। लेकिन इसमें ऑस्ट्रिया ने बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने आगे आकर जो सार्डिनिया था उस पर अटैक कर दिया। अब जो पहला भी समझौता के मुताबिक फ्रांस ने 2 लाख की सैनिक सहायता दे दी। अनेक स्थानों पे ऑस्ट्रिया को हराया गया तथा लोम्बार्डी पे कब्जा भी कर लिया। तो इसके कारण जो ऑस्ट्रिया की सेना थी उसको वेनेशिया में शरण लेनी पड़ी। तो हम चर्चा करेंगे क्या हुआ था इसमें। तो क्या किया? सैन्यकरण किया, जिसको ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ। दूसरा, ऑस्ट्रिया को भड़काया गया, युद्ध के लिए भड़काया गया। लेकिन जैसे तैसे इंग्लैंड और फ्रांस के सहयोग से मामला शांत किया गया, मामला शांत करवाया। लेकिन ऑस्ट्रिया ने यहाँ पे भूल कर दी और उसने आक्रमण कर दिया। किस पे कर दिया? ऑस्ट्रिया ने आक्रमण कर दिया। इस अनेक स्थानों पे हराया गया। लेकिन फ्रांस ने क्या है, बिना किसी पूर्व सूचना के इस युद्ध से अलग हो गया। फ्रांस का अलग होना एक बहुत बड़ी घटना थी इस युद्ध की, और जो है एकीकरण के मार्ग में जो विश्वासघात था फ्रांस का युद्ध से पृथक होना। अब फ्रांस पृथक क्यों हो गया? नंबर 1, हानि। फ्रांस को युद्ध से हानि हो रही थी, उसके जवानों की कैजुअलिटीज़ हो रही थी, उसका जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि 2 लाख सैनिक कम नहीं होते। नंबर 2 था कैथोलिक, जनता नाराज। फ्रांस में अधिकतर जनता कैथोलिक थी, वो नाराज़ हो गई थी, जिसके कारण फ्रांस ने ये उचित नहीं समझा कि अपनी जनता की भावनाओं का दमन करके इटली की सहायता करें। नंबर 3 था
दक्षिण पूर्वी सीमा पर शक्तिशाली राष्ट्र का उदय। दक्षिण पूर्वी सीमा पर शक्तिशाली राज्य का उदय वो नहीं चाहता था, क्योंकि जो सैनिक, जो तलवार के दम पे जो स्टेट बनाया गया, सार्डिनिया यही तो कर रहा था। जो सैनिक, जो पावर था, जो सैनिक बल के स्टेट दम पे वो एक इटली का एकीकरण करना चाहता था, तो वो कोई कमज़ोर राष्ट्र नहीं बनेगा। तो फ्रांस ये नहीं चाहता था कि वो एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। नंबर 4 था ऑस्ट्रिया तथा पर्सा। ऑस्ट्रिया पर्सा दोनों एकजुट हो गए तथा फ्रांस पर आक्रमण का प्लान बनाने लग गए। हालांकि वैसे भी हानि हो रही थी उसको, और ऑस्ट्रिया और पर्सा दोनों संयुक्त रूप से जो फ्रांस पर आक्रमण करेगा, उसमें उतनी शक्ति नहीं थी उस आक्रमण को सामना कर सके। तो इस प्रकार फ्रांस हो गया अलग। इससे क्या है कि जो इटली के एकीकरण है उसमें बहुत बड़ा झटका लगा। जो काउर प्रधानमंत्री था, उसने जो सम्राट था उससे आग्रह किया कि युद्ध जारी रखे, लेकिन एमैनुएल विक्टर एमैनुएल, उसने युद्ध को जारी नहीं रखा। उसने जल्दीबाजी में कोई फैसला लेने से इनकार कर दिया, जिसके कारण काउर ने दे दिया त्याग पत्र। और जो फ्रांस है, इसी समय फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि की, और इसका नाम है विला फ्रैंका संधि। इसके मुताबिक क्या था, जो लोम्बार्डी है, नंबर 1 लोम्बार्डी इटली को दिया जाएगा। वेनेशिया पर कब्जा होगा ऑस्ट्रिया का। नंबर 2 पोप के अधीन एक इटालियन संघ बनाया जाएगा, और जिसका अध्यक्ष हो, जिसमें वेनेशिया भी शामिल होगा इस संघ के अधीन। और नेक्स्ट था अपना 3 नंबर, जो मध्यवर्ती है, पार्मा, मोडेना और टस्कनी, उस पर हैप्सबर्ग के शासक थे, उन्हीं का ही आधिपत्य रहेगा। इस प्रकार ये जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच संधि की गई। इसके बाद फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जो सार्डिनिया है उसके बीच में एक संधि की गई, ज्यूरिख की संधि। 1859। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे इनको। इटली का एकीकरण का जो संपूर्ण चरण वाइज हम देखेंगे उसमें। इसमें क्या था, जो विला फ्रैंका की संधि थी उसकी पुष्टि की गई। विला फ्रैंका की संधि की पुष्टि। इसमें क्या किया गया, जो लोम्बार्डी था उसका विधिवत इटली में मिलान किया गया, और ये इसी को बोलते हैं इटली का प्रथम चरण की समाप्ति। तो इस प्रकार काउर ने किस प्रकार अपनी कूटनीति का परिचय दिया है। विक्टर एमैनुएल, उसने भी काउर की बात मानी, और जैसा वो कहता रहा वैसे करता रहा, लेकिन एक बात नहीं मानी, जिसके कारण उसने त्याग पत्र दे दिया। अभी आगे पढ़ेंगे हम काउर ने और क्या काम किया। मध्यवर्ती राज्यों का मिलान। मध्यवर्ती राज्यों में कौन कौन थे, पार्मा, मोडेना और टस्कनी। जब सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध चल रहा था, तो यहाँ पे भी विद्रोह हुए। यहाँ पे तीनों में भी जो शासकों के खिलाफ विद्रोह हुए, तथा वहाँ के जो शासकों को भगा दिया। और इसी समय काउर ने अपने त्याग पत्र वापस ले लिया, तथा 1860 में वापस उसने पद ग्रहण किया। हालांकि उसकी 1861 में मृत्यु भी होगी, वो इटली का एकीकरण पूरा नहीं दे सका, लेकिन 1860 में उसने त्याग पत्र वापस ले लिया, जिसके कारण उसने कूटनीति फिर से चाल चली। उसने सेवाएं तथा नीस को फ्रांस को देने का फिर से वादा किया, और उसको दिया भी, फ्रांस को दिया, जिसके कारण फ्रांस ने तटस्थ नीति अपनाई, और इंग्लैंड ने भी तटस्थता की नीति अपनाई। और जो जनमत संग्रह है, जो तीनों स्टेट है उनमें जनमत संग्रह कराया,
और भारी बहुमत से उन्होंने जो इटालियन संघ है और इटली में मिलने का जो नज़रिया दिखाया इन लोगों ने, इसके साथ इटली का दूसरा चरण पूरा हुआ। लेकिन इसमें एक और जो देशभक्त था गैरिबाल्डी, जिसका जन्म हुआ था नीस में। गैरिबाल्डी जब इनको फ्रांस को दिया गया तो उसने आलोचना की काबूर की और क्या कहा, इसने तो मेरे को मेरी जन्मभूमि में मुझे विदेशी बना दिया, क्योंकि वो इटली के एकीकरण के लिए काम कर रहा था। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे गैरिबाल्डी की, किस प्रकार उसने इटली के एकीकरण में योगदान दिया, किस प्रकार उसने नेपल्स तथा सिसिली पर अधिकार किया। तो उसने कहा कि इसने तो मुझे मेरी जन्मभूमि में ही विदेशी बना दिया है। ये चीज़ आप नोट करना, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो भी नोट करना, ध्यान से सुनना। मैं जो लिख रहा हूँ उनको नोट फॉर्म में भी लिखना, मैं ओनली समझा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस प्रकार इटली का दूसरा चरण हुआ। एक सबसे इसमें 3 वाक्य हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले था क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। ये तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार एक सिलसिला चला संधियों का, लड़ाइयों का, त्यागपत्रों का, तथा इटली के जो टूटे हुए भाग थे, जो टूटे हुए राज्य थे, उनको एकीकृत करने का। वो इसके बाद ही चला, क्रीमिया के युद्ध के बाद ही। दूसरा था लिप्सन का। वो क्या है, जब फ्रांस अलग हुआ, फ्रांस युद्ध से अलग हुआ ना, तब गया उसने कहा कि इस राष्ट्र ने जैसी जो जश्न उल्लास है, जो जश्न का उल्लास है, उसका प्याला होठों को लगाया कि गिरकर चूर हो गया। तो ये बड़ा कथन था। और नेक्स्ट है गैरिबाल्डी का। किसका है? गैरिबाल्डी का। उसने कहा इसने तो मेरे को मेरी जन्मभूमि मेरे को विदेशी बना दिया। तो इस प्रकार ये 2 चरण समाप्त हुए इटली के एकीकरण के। यहाँ तक काबूर का एक अद्वितीय योगदान जो कोई दे ही नहीं सकता था, ऐसा योगदान दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे गैरिबाल्डी का योगदान। तो आप देखते रहिए वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज। थैंक यू।